हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि अगर पुलिस वाले आपके मुकदमा को थाने में दर्ज नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, अर्थात आपके पास में क्या उपाय है, क्या उपचार है। तो इसी विषय पर मैं आज अपना उद्बोधन प्रस्तुत करूंगा। और मेरे एक दोस्त जो सीनियर वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि आप इस विषय पर वीडियो बनाइए ताकि आम जनता को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वह आम जनता के लिए तो है ही, साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के जैसे आप यूट्यूब वीडियो को चालू करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको एक वर्ड लिखा आएगा मोर। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में मेरे द्वारा जो राइटअप लिखा गया है वो सारे राइटअप आपके सामने आ जाएंगे और वो अंग्रेजी में लिखा होता है, तो विद्यार्थियों को इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आखिर एफआईआर किसको कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले बनाया हुआ है कि एफआईआर का परिभाषा क्या है और उसका साक्ष्य में क्या महत्व है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें, तो इससे ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आज जो हमारा लेसन प्लान है वो है भूमिका कि एफआईआर क्या है, और उसके बाद में कि अगर आपके द्वारा थाने में जो प्रकरण दर्ज कराई गई है, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपके पास में क्या उपाय है। तो सबसे पहले उपाय है पुलिस ऑफिसर के पास में। अगर आपको थाना प्रभारी या थाना के अन्य पुलिस ऑफिसर आपके एफआईआर को नहीं लिखते हैं तो आपके पास में रास्ता है, और वह रास्ता क्या है, धारा 154 के क्लॉज या फिकरा 3 में, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी एग्रीड पार्टी जो पीड़ित पक्ष है या सूचना करता है जिसके साथ में घटना घटित हुई है, जहां पर कि अपराध घटित हुआ है, उस जिले के पुलिस अधीक्षक के पास में प्रस्तुत होगा, या जहां पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है वहां पर पुलिस कमिश्नर या डिप्टी पुलिस कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत होगा। अपना अभ्यावेदन लिखित में प्रस्तुत करेगा कि घटना कैसे हुई, कौन कौन घटना में शामिल थे, अगर घटना किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो उनका डिस्क्रिप्टिव रोल माना हुलिया क्या क्या है, उनका चेहरा मोहरा कैसा था, उनके बाल के रंग कैसे थे, उसने कौन से कपड़ा पहना था, ताकि विवेचना में सहायता मिल सके। घटना किस समय में हुई, घटना के समय में कौन कौन लोग मौजूद थे, घटना बंद कमरे में हुई थी या खुले जगह में हुई थी, घटना को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या किया गया है, ये सारी बातों को आपको उल्लेख करना होगा अपने आवेदन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2013 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट हुआ उसमें महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं धारा 154 सीआरपीसी के तहत में। और वो क्या है कि अगर किसी महिला के साथ में कोई अपराध घटित होता है, जैसे कि धारा 326A या B, जैसे कि एसिड फेंकने की घटना आजकल बहुत बढ़ रही है, तो उस संबंध में, या बलात्कार की घटना जिसमें कि धारा 376A, B, C, D, अगर गैंग रेप की घटना हुई है, या महिलाओं के साथ में धारा 354A, B, C, D की घटना हुई हो, और आप जानते होंगे कि धारा 354 आईपीसी सील भंग से संबंधित है, टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द वुमन। तो अगर आप कोई क्रिमिनल असॉल्ट करते हैं किसी महिला पर और उनके सील भंग करने का प्रयास करते हैं, या पब्लिक प्लेस में नेकेड कर देते हैं, या करने का प्रयास करते हैं, या रोज पीछा करते हैं, या वॉयरिज्म ताक झांक करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में महिला का जो आवेदन पत्र है उसको वीडियोग्राफ कराया जाएगा, और महिला के द्वारा जो एफआईआर लिखवाई जाएगी वो किसी महिला पुलिस ऑफिसर या किसी अन्य महिला ऑफिसर के द्वारा लिखवाई जाएगी। और वीडियोग्राफ कराने के बाद में धारा 164 सीआरपीसी के तहत में कलम बंद बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने में कराया जाएगा। तो काफी टर्म्स एंड कंडीशंस महिलाओं के संबंधित अपराध में इस धारा 154 में लगा दिया गया है 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि अगर कोई थाना प्रभारी आपके आवेदन को निरस्त कर दे, कोई
कार्रवाई नहीं करे, मुकदमा दर्ज नहीं करे धारा 154 सीआरपीसी के तहत में, तो आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मतलब पुलिस अधीक्षक के पास में जाएंगे और उनको अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे या पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। और पुलिस अधीक्षक या जहां पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है वहां डिप्टी पुलिस कमिश्नर या तो स्वतः उस केस का विवेचना करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से उस प्रकरण का विवेचना कराएगा। और जब ऐसा निर्णय पुलिस अधीक्षक के द्वारा लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह पुलिस अधिकारी जो विवेचना करेगा उसको एक थाना प्रभारी का जो अधिकार होता है वही अधिकार उस केस के मामले में उस पुलिस के विवेचना अधिकारी को प्राप्त होगा। ऐसा धारा 154 सीआरपीसी में लिखा गया है, बशर्ते कि अगर पुलिस अधीक्षक ये सेटिस्फाई हो जाए, उसको संतुष्ट हो जाए कि जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है एग्रीव्ड पार्टी या पीड़ित पक्ष के द्वारा उससे कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाता है। दोस्तों यहां पर मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध दो प्रकार के अपराध होते हैं। असंज्ञेय अपराध के बारे में मैं अगले वीडियो में अगले मंगलवार को बताऊंगा कि असंज्ञेय अपराध में क्या कार्रवाई किया जा सकता है। आज के लिए मैं संज्ञेय अपराध के बारे में अभी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि पुलिस अधीक्षक या जहां पर कमिश्नरी सिस्टम लागू है वहां पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ पुलिस आपके अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास चारा क्या है? आपके पास में एक रास्ता है। अगर महिला के संबंध में कोई घटना घटित हुई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो धारा 166A आईपीसी के तहत में उस गलती कुनिंदा पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रकरण उसी थाने में दर्ज करवाया जा सकता है या पुलिस अधीक्षक को आप आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और पुलिस अधीक्षक अगर संतुष्ट होगा तो उस गलती कुनिंदा पुलिस अधिकारी के खिलाफ में प्रकरण दर्ज कराएगा। और उसमें अगर यह साबित हो गया कि वह पुलिस अधिकारी जिसने महिला से संबंधित अपराध जैसे कि बलात्कार से संबंधित जो अभी मैंने बहुत सारे धारा बताया 376A B C D या 354A B C D या एसिड फेंकने की घटना धारा 326A या 326B, तो इन सभी अपराध में अगर कोई पुलिस अधिकारी कोई एफआईआर नहीं दर्ज करता है तो उसके खिलाफ में धारा 166A ताजरात हिंद के तहत में प्रकरण दर्ज आप करवा सकते हैं और उसमें मिनिमम 6 महीना और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है और उस पुलिस अधिकारी को सजा भुगतना पड़ेगा अगर कोर्ट में यह बात साबित हो गई तो। दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे मामले में अब ऐसा प्रावधान किया गया है जैसे कि हरिजन एक्ट में जिसको कि SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसको कहते हैं अत्याचार निवारण अधिनियम, कि अगर कोई पुलिस अधिकारी कोई प्रकरण दर्ज नहीं करता है जो SC/ST एक्ट से संबंधित हो और तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ में प्रकरण दर्ज किया जा सकता है धारा 4 SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत में और उसमें उसे कम से कम 6 महीना सजा का प्रावधान किया गया। तो इसी तरह से महिला संबंधी अपराध में अगर कोई पुलिस अधिकारी प्रकरण दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ में भी प्रकरण दर्ज धारा 166A ताजरात हिंद के तहत में किया जा सकता है और उसमें अधिकतम 2 साल की सजा उसे मिल सकती है। दोस्तों यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि कोई पुलिस अधिकारी जहां पर आप थाने में पहुंचे हैं वो आपके प्रकरण को दर्ज न करे? तो नंबर 1 ये पहली स्थिति क्या होगी कि अगर आपका जो लिखित अभ्यावेदन है उससे कोई संज्ञेय अपराध घटित होना प्रथम दृष्टया नहीं पाया जा रहा है। नंबर 2 कि अगर आपके द्वारा जो टेलीफोन के माध्यम से या लिखित जो सूचना प्रस्तुत की गई है, मौखिक जो सूचना आपने दिया है थाना प्रभारी को या उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को, वो इतना संक्षिप्त है, क्रिप्टिक है, जिससे कि किसी संज्ञेय अपराध का घटित होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। कौन अपराध घटित किया, पीड़ित पक्ष को क्या चोट आई, घटना किस परिस्थिति में हुई, अगर स्थिति क्लियर नहीं हो पाता है और संज्ञेय अपराध घटित होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी उस अपराध को पंजीबद्ध करने से मना कर सकता है। एक ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जहां पर कि बहुत छोटे छोटे मामले भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने आवेदन पत्र थाने में प्रस्तुत किया कि उसके बगीचे से 10 अमरूद के फल अमुक व्यक्ति ने तोड़ करके ले गया या चुरा लिया,
तो चूंकि ये मामला इतना संक्षिप्त है कि थाना प्रभारी उसको रोजनामचा में तो जरूर रिकॉर्ड करेगा, लेकिन धारा 157B में या थाना प्रभारी को या अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह पाल्ट्री सम होने के कारण, बहुत कम रकम का कोई मसरूका होने के कारण से उस अपराध को पंजीबद्ध करने से मना कर दिया। एक और परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और वो क्या है, इनऑर्डिनेट डिले, बहुत ज्यादा विलंब। मान ली घटना आज हुई है और आप मुकदमा कायम कराने के लिए जा रहे हैं 1 महीना बाद या 15 दिन के बाद में, और जब थाना प्रभारी आपसे पूछता है तो आप युक्त उसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि आखिर किस कारण से इतना विलंब हुआ है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि थाना प्रभारी तत्काल आपके प्रकरण में मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने लतिका कुमारी वर्सेस यूपी राज्य में स्पष्ट रूप से अभी निर्धारित किया है कि ऐसी परिस्थिति में जब ऐसा आवेदन पत्र मिलता है जिसमें कि बहुत ज्यादा विलंब से प्रस्तुत किया गया है, तो उसका प्रीलिमिनरी माने प्राथमिक जांच कराया जाएगा और प्राथमिक जांच की शुरुआत आवेदन पत्र मिलने के 7 दिन के अंदर ही शुरुआत की जाएगी। और अगर आवेदन जांच करने के उपरांत इंक्वायरी करने के बाद यह पता लगता है कि इससे कोई कॉग्निजिबल या संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो थाना प्रभारी प्रकरण दर्ज करेगा। दोस्तों एक ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि कोई व्यक्ति अपने साथ हुए अपराध को सूचना दर्ज कराने के लिए थाना में पहुंचता है, लेकिन जिस थाना में वो पहुंचता है उस थाना में वह अपराध घटित नहीं हुआ है बल्कि दूसरे थाने में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश या जो दूसरा थाना वो बहुत नजदीक है, तो ऐसी परिस्थिति में वो वहां थाना पहुंच गया। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में यह प्रावधान है, जो वो मुकदमा दर्ज करा रहा है उसको संबंधित थाना प्रभारी भले ही उसके अधिकारिता क्षेत्र का हो या ना हो, उसे प्रकरण दर्ज करना होगा 0 पर एफआईआर दर्ज करने के बाद में जिस थाने में घटनास्थल पड़ता है या उसकी अधिकारिता है वहां पर उस केस को ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर अभी 2015 का जो एडवाइजरी है होम मिनिस्ट्री का, वह स्पष्ट रूप से बताता है कि भले ही टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहीं का भी हो, अगर कोई एग्रीड पार्टी या पीड़ित पक्ष किसी थाना में पहुंच गया है तो संबंधित थाना प्रभारी उसको मुकदमा दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है, बशर्ते कि जो वह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है या मौखिक में बता रहा है उससे संज्ञेय अपराध घटित होना परिलक्षित हो रहा है। तो आजकल एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी हो गया है और कोई पुलिस अधिकारी इसको मना नहीं कर सकता है। लतिका कुमारी वर्सेस यूपी राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मैंडेटरी है। अगर आप संज्ञेय अपराध को दर्ज नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2015 में जो गृह मंत्रालय भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से एडवाइजरी जारी किया हुआ है। दोस्तों अब एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जिसमें कि ना तो आपके आवेदन पर थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई किया और ना किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कोई कार्रवाई किया, तो आपके पास में अब रेमेडी क्या है? आपके पास में कोई ऐसा कौन सा उपचार है? तो आपके पास में उपचार है, आप संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचें और वहां पर अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह परिलक्षित होगा कि इससे कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जा रहा है जो अभ्यावेदन में लिखा हुआ है, तो वह धारा 156 सीआरपीसी सहपठित धारा 190 सीआरपीसी के तहत में अपने अधिकारिता के थाना प्रभारी को यह निर्देश करेगा कि वह इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज करे और उसका इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण करे। अगर मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करता है या उसे यह लगता है कि इससे कॉग्निजिबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया जा रहा है, तो वह धारा 200 सीआरपीसी के तहत में सभी जो विटनेसेस हैं, गवाह हैं या जो कंप्लेनेंट हैं, जो आवेदक करता है, उसका ऑन द ओथ मतलब शपथ पर उनके बयान दर्ज कराएंगे और सभी बयान पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के दस्तखत होगा, गवाहों के बयान पर गवाहों के दस्तखत होंगे और कंप्लेनेंट का मतलब आवेदक के दस्तखत होंगे और उसके बाद में वो इंक्वायरी या ट्रायल शुरू करेगा। यदि मान लीजिए वो घटना जिसके बारे में बताया जा रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके अधिकारिता क्षेत्र में नहीं है,
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, वह धारा 201 सीआरपीसी के तहत में दूसरे मजिस्ट्रेट को, दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा या कंप्लेंट को दे देगा कि आप वहां पर अपना प्रकरण दर्ज कराएं जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में वह अधिकारिता है, माने जुरिडिक्शन है, और फिर उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके द्वारा जो अभ्यावेदन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया गया है उस पर उसने ना तो धारा 156 फिकरा 3 के तहत में या 190 सीआरपीसी के तहत में या धारा 200 सीआरपीसी के तहत में कोई कार्रवाई नहीं किया। अब ऐसी परिस्थिति में आपके पास में क्या रेमेडी है? तो दोस्तों, यहां भी रेमेडी है और वह है धारा 397 सीआरपीसी के तहत में आप रिवीजन पिटीशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं और वहां पर जिला न्यायाधीश के द्वारा गवाहों के बयान होंगे, फरियादी के बयान होंगे और आरोपी, माने जिसको आप आरोपी बनाने जा रहे हैं, उनके भी बयान होंगे और तब आपके पिटीशन को प्रीफर्ड किया जाएगा, माने उसको संज्ञान में लिया जाएगा। और यदि जज को यह लगता है कि इसमें संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो वह इंक्वायरी और ट्रायल का आदेश दे सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में भी ऐसा नियम है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वहां पर जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता है और वहां पर धारा 22 फिकरा 6 के तहत में डिस्ट्रिक्ट जज को यह पावर है जो हमारे यहां धारा 397 सीआरपीसी के तहत में रिवीजन पिटीशन का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को है। दोस्त, एक और प्रश्न है कि मान लीजिए ना तो सीनियर पुलिस अधिकारी ने आपके प्रकरण पर कोई कार्रवाई किया, ना ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई कार्रवाई किया, ना डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई कार्रवाई किया, तो फिर आपके पास में रास्ता क्या है? तो दोस्तों, अभी भी रास्ता खुला हुआ है और वो रास्ता क्या है कि आप सीधे रीट पिटीशन दायर करें अपने राज्य के, माने जहां घटना हुई है उस राज्य के हाई कोर्ट में, और वो आप रीट ऑफ मैंडेमस जारी करने के लिए निवेदन कर सकते हैं जिसमें कि हाई कोर्ट उस गलती कुनिंदा पुलिस अधिकारी को यह आदेश दे सकता है, उससे पूछ सकता है कि आपने इनके मामले में प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया। आपके पास एक और रास्ता है, आप सीधे धारा 32 भारतीय संविधान के धारा 32 के तहत में आप सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि धारा 32 में 5 रीट का उल्लेख है, हैबियास कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। तो इस मामले में रीट ऑफ मैंडेमस के लिए आप निवेदन कर सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके आवेदन पर विचार करके संबंधित गलती कुनिंदा अधिकारी के खिलाफ समन्स और वारंट जारी कर सकता है या निर्देश जारी कर सकता है और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर सकता है। एक और तरीका है और उसमें आप संबंधित हाई कोर्ट से कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो अधिकार धारा 32 भारतीय संविधान में अन्य सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, वही रीट जारी करने का अधिकार धारा 226 में हाई कोर्ट को भी दिया गया है। लेकिन धारा 226 में जो रीट जारी करने का जो अधिकार है हाई कोर्ट का, वो बहुत ज्यादा है, विस्तृत है। अगर आपको लगता है कि समय बहुत ज्यादा बीत गया है, कुछ कार्रवाई हुई नहीं है और आपका बहुत नुकसान हुआ है, आपके प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है या आपको अंग भंग किया गया जिससे आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, काफी समय अरसा बीत गया, तो उसमें आप हाई कोर्ट में कंपनसेशन के लिए रीट दायर कर सकते हैं और वहां पर आप मांग कर सकते हैं कि आपका जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, न जीवन का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी, मैंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है जो आपको धारा 21 में भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया, उसका हनन संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा किया गया है, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी आपके पास में एक और उपाय है और वह उपाय क्या है कि आप उस राज्य के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें सारे प्रपत्र को आप शामिल करें, जहां पर जैसे आपने जो थाना प्रभारी को जो आवेदन पत्र दिया लगाएं उसमें फोटोकॉपी, उसके बाद में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर को आपने आवेदन दिया उसका फोटोकॉपी आप लगाएं, या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जो आवेदन पत्र आपने प्रस्तुत किया वो सारे कॉपी आप उसमें लगाएं, अपने अभ्यावेदन लगाएं और फिर
स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आप अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। और अगर आपके आवेदन पढ़ने के बाद में उन्हें यह लगेगा कि संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाता है, इनके आवेदन पत्र पर सही कार्रवाई नहीं की गई है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों में से किसी एक को आप चुनें और वहां पर आप अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, तो आपके आवेदन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि अगर कोई व्यथित व्यक्ति या एग्रीव्ड पार्टी किसी थाना में आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है या मौखिक अपने तकलीफों को बताता है और विस्तृत रूप से बयान दर्ज कराता है कि उसके साथ में किस प्रकार से घटना हुई है, और अगर उस घटना से संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में थाना प्रभारी या अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा मुकदमा दर्ज करना अनिवार्य है। दोस्तों, एक बार मैं एक घटना बताता हूं कि बहुत सारे प्रकरण में थाना प्रभारी या संबंधित अधीनस्थ पुलिस अधिकारी प्रकरण दर्ज करने से हिचकिचाते रहते हैं या मना कर देते हैं या टाल मटोल करते हैं। 2011 की बात है, मेरे एक रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार से संबंधित यह मामला है और यह बिहार का मामला है। तो जब मैं गांव पहुंचा तो एक लड़की जिसकी शादी करीब 3-4 साल पहले हुई थी और उसकी उम्र मात्र 26 साल थी उस समय में, वो मेरे पास आई और उसने बताया कि वो अपने मायके में रह रही है और उसका पति उसको देखभाल नहीं करता, उसको छोड़ दिया है और वो सिलीगुड़ी में रहता है एक दूसरे औरत के साथ में। तो मैंने धारा 498A ताजरात हिंद और धारा 34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का एक आवेदन पत्र तैयार किया और मधुबनी जिला के थाना पंडोल में मैं उस महिला को लेकर के गया। तो जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर अधीनस्थ पुलिस अधिकारी मौजूद थे और थाना प्रभारी क्राइम मीटिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय मधुबनी गया हुआ था, पुलिस अधीक्षक की मीटिंग थी। तो जब मैंने कहा कि यह प्रकरण है और ये लड़की के साथ में ये सब घटना हुई है, तो जो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी था उसने कहा कि साहब वो तो थाना प्रभारी तो यहाँ थाने पर मौजूद नहीं है, क्राइम मीटिंग में गए हैं, इसलिए आपके प्रकरण अभी दर्ज नहीं किए जा सकते। जबकि मैं वर्दी में गया था वहाँ और मैं उस समय में पुलिस अधीक्षक था अलीराजपुर में। तो जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ में कैसा होता होगा आप जान सकते हैं। तो फिर मैंने पुलिस अधीक्षक से बात किया 1-2 घंटे के बाद में और मैं कहा कि हाँ मैं बैठा हुआ हूँ और आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो प्रकरण दर्ज नहीं कर रहे हैं। फिर पुलिस अधीक्षक का फोन आया और तब मैंने उस महिला के आवेदन पत्र पर धारा 498A ताजरात हिंद और धारा 34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत में उसके शौहर मतलब हस्बैंड के खिलाफ में प्रकरण दर्ज करवाया। तो थाना में अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब कोई घटना की रिपोर्ट की जाती है तो थाना प्रभारी या संबंधित अधीनस्थ पुलिस अधिकारी दाएं बाएं करने लगते हैं, उसको टाल मटोल करते हैं। या ऐसा भी देखा गया है कि जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के तहत में प्रकरण दर्ज होना चाहिए, वहां पर सिंपल ताजरात के तहत में प्रकरण दर्ज कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपराध का मिनिमाइजेशन होता है और जो फरियादी पक्ष है उसको सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाता। मैं जब एक बार SP AJK इंदौर था तो मैंने जब देखा कि जब मैं थाने का निरीक्षण कर रहा था तो मुझे बहुत सारे ऐसे मामले मिले जिसमें कि SC/ST एक्ट लगाए जा सकते थे, लेकिन थाना प्रभारी ने सिंपल ताजरात हिंद के तहत में प्रकरण दर्ज किया। मैंने इसके बारे में कारण पूछा तो उसने कहा कि अगर सर हम लोग सभी प्रकरण में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत में प्रकरण दर्ज करेंगे तो इससे काफी बवाल मचेगा और पुलिस मुख्यालय हमसे स्पष्टीकरण मांगेगा कि इस तरह के अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। तो उस अपराध को छुपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि केवल ताजरात हिंद के तहत में प्रकरण दर्ज करते हैं। तो इस तरह के प्रवृत्ति अभी भी बहुत सारे थाने में पाई जाती है, तो इसे रोकना होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिल सके। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि धारा 4 में जो SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है उसमें धारा 4 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गलती कुनिंदा पुलिस अधिकारी के खिलाफ में सजा का प्रावधान किया हुआ है। जैसे कि मैंने अभी जो जनरल मामला बताया था कि महिला संबंधी अपराध में अगर कोई प्रकरण दर्ज नहीं होता तो धारा 166A के तहत में मैंने A ताजरात हिंद के तहत में प्रकरण चलाया जा सकता है गलती कुनिंदा पुलिस अधिकारी के खिलाफ में। इसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे पुलिस अधिकारियों में अपराध को रजिस्टर ना करना, उसको टाल मटोल करना या
कम धारा में, छोटे धारा में उसका रजिस्ट्रेशन करना या दूसरे धारा में रजिस्ट्रेशन कर देना, ये प्रवृत्तियां आम है। इसे हमें रोकना होगा और इसके लिए जरूरी है कि हमें आम जनता को जागरूक करना होगा, उन्हें कानूनी ज्ञान में साक्षर करना होगा, तभी उसे सही ढंग से न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपनी टिप से जरूर मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।